तो आ गए सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल रैंकर्स मैथ्स आईआईटी जैम में। तो यहाँ पे हम आईआईटी जैम मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डील करते रहते हैं। तो भैया आज हम सेट थ्योरी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैक्लॉरिन सीरीज का जो 2-3 क्वेश्चन बच रहे थे वो 2-3 क्वेश्चन मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें मैं पूरा उसको करा दूंगा। ठीक है, अभी सेट थ्योरी पे हम चलते हैं। सेट थ्योरी में मैंने खाली इसमें इस वीडियो में सेट को डिस्कस किया है। ये वन शॉट नहीं, इनफैक्टली ये 2 शॉट है। एक शॉट में हम रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे, उसमें हमारे 35 स्लाइड्स हैं और इस वीडियो में हमारे 50 स्लाइड्स में इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जैसे अब भैया सेट थ्योरी पढ़नी ही क्यों है, बात सीधी है ना। कोई पूछ सकता है कि सेट थ्योरी पढ़नी ही क्यों है, पढ़ा तो रहे हो आप सर, पर क्यों पढ़ा रहे हो, पढ़नी ही क्यों है, अगर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। ये मैथमेटिक्स का फाउंडेशन बनाता है। क्या बनाता है? मैथमेटिक्स का फाउंडेशन। जैसे अगर आप घर बनाते हो तो घर के लिए नींव डालते हो ना, नींव क्या है? उसका फाउंडेशन है। तो उसी प्रकार से सेट थ्योरी भी मैथमेटिक्स का एक फाउंडेशन है। क्या है? मैथमेटिक्स का एक फाउंडेशन है। अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेट थ्योरी एक फाउंडेशन की तरह है। समझ रहे हो आप? चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो भैया सेट होता क्या है? अब बात आई सेट होता क्या है ना। सेट क्या होता है? तो व्हाट इज सेट, पहले इस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया? वेल डिफाइंड मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी सेट है, कोई भी मतलब मानते हैं कि सेट, उसे कब कहा जाएगा? कोई ऐसा डेटा जो सभी के लिए ट्रू हो। सभी के लिए ट्रू मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं, अब अगर आप किसी से पूछेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं तो आपको वो यही बताएगा कि 1 से इन्फिनाइट तक जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जी। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं क्या है? एक सेट होंगी, क्योंकि सभी के लिए ट्रू है ना। सभी के लिए ट्रू, जो चीज़ें सभी के लिए ट्रू होती हैं उन्हें हम कह सकते हैं वो सेट होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बाकी समझने का तरीका यही है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है ऑब्जेक्ट्स का, उसे ही हम सेट कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जैसे भाई यहाँ पे आया एलिमेंट्स ऑफ, जो सेट होता है, सेट का जो एलिमेंट होता है वो सेट का मेंबर भी कहा जाता है। उसे एलिमेंट को सेट का मेंबर भी कहा जाता है। भैया सेट के अंदर होगा तो सेट का मेंबर भी तो होगा ना। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जैसे मेंबरशिप का नोटेशन क्या है? अगर हम जानेंगे कोई अगर एलिमेंट है वो सेट का कब कहलाएगा कि वो सेट में है? अगर वो उससे बिलोंग करेगा। ये जो साइन है इसको क्या कहते हैं? बिलोंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है, क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है, और ये जो साइन है, नहीं, ये जो साइन दिख रहा है आपको ना, ये साइन जो दिख रहा है ये वाला, इसे कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये मतलब x जो है वो a में नहीं है तो मतलब a का एलिमेंट नहीं है, और x अगर a में है तो ये साइन होगा बिलोंग्स टू। ठीक है, समझ रहे हो? चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। वेल डिफाइंड मीनिंग, क्लियर डिसीजन ऑफ मेंबरशिप। मतलब अगर कोई एलिमेंट है वो सेट के लेवल पे, सेट के जैसा अपना वो क्या कर रहा है? वेल डिफाइंड मीनिंग दे रहा है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 या 4, ओके, ये है। अगर मैं पूछूं ये नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट होगा कि नहीं, तो ये नेचुरल नंबर की तरह ही तो है। 1 2 और 3 और ये 4, ये एक प्रकार के नेचुरल नंबर्स ही तो हैं। वो एक वेल डिफाइंड मीनिंग दे रहे हैं ना। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वो जो होंगे 1 या 2 या 3 4 जो हैं, ये भी क्या है? ये उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हैं ना, इस तरीके से हम कह सकते हैं इसकी ये मेंबर है। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, सेट्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? तो एग्जांपल दे रहे थे कि सेट का एक एग्जांपल ये है, जैसे
देखते हैं 1 2 3 जी, ये क्या है? सेट का एग्जाम्पल है। सेट ऑफ, और एक सेट का एग्जाम्पल और है, हम ऐसा कह सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब इसमें खाली इवन नंबर्स होंगे भैया, क्या करें, डिस्क्राइब कर दिया ना कोई प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर दिया तो मतलब इसमें इवन नंबर्स आएंगे 2 4, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, ऐसे चलते, इसमें खाली क्या आएंगे, इवन नंबर्स आएंगे ना। तो इवन नंबर सभी के लिए सेम चलते रहेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में चलते रहेंगे जी। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स और टॉल पीपल। जैसे सेट्स के मैंने वही बताया ना, जो सभी के लिए ट्रू नहीं होंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, किसी के, जैसे आप एक तरीके से कहते हो ब्यूटीफुल एक्टर के एक्ट्रेस के रूप में ले लो। किसी किसी को श्रद्धा कपूर बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, और किसी किसी को वही श्रद्धा कपूर उतनी अच्छी नहीं लगती, कोई और अच्छा लगता है। तो भाई सबका ब्यूटी का स्टैंडर्ड अलग है, सभी के टाल पीपल के स्टैंडर्ड अलग है। जैसे कुछ लोग 6 फीट को बहुत लंबा मानते हैं और कुछ लोगों को 7 फीट भी बहुत लंबा नहीं लगता। तो वो इंसान के ऊपर वेरी करता है ना, कि वो उसने कितने लंबे देखे हैं इंसान। जैसे हमारे गांव में 4 फुटिया लोग हैं सभी लोग, ठीक है। ये 4 फुटिया जो है मुझे कहते हैं तुम 6 फुट के हो, बहुत लंबे हो, ठीक है। अब मैंने 7 फुट के इंसान भी देखे हुए, तो मेरे लिए वो 7 फुट का इंसान जो है वो बड़ा हुआ। अब हो सकता है उस 7 फुट के इंसान ने मेरे से भी बड़े बड़े लोग देखे हों, मतलब मेरे से क्या, अपने से भी बड़े बड़े लोग देखे हों, हो सकता है 8 फीट के देखे हों। तो वो कह सकता है उसके लिए लंबे का कुछ अलग मीनिंग होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज इस तरीके से समझ सकते हो। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तो सेट के रिप्रेजेंटेशन किस किस फॉर्म में होता है, पहली बात तो मैं बता दूं, 2 फॉर्म में होता है। एक हमारे पास होती है, क्या होती है, रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। 2 फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट कर पाते हैं सेट को। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हम चलते हैं इनके कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या होता है रोस्टर फॉर्म, क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म ना। तो पहले हम जानते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म को ही हम क्या, रोस्टर फॉर्म को कई फॉर्म में हम कई नाम दे सकते हैं। एक होता है लिस्टेड फॉर्म, ठीक है, लिस्टेड फॉर्म, इसमें लिस्ट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे हम समझ सकते हैं क्या क्या, लिस्टिंग एलिमेंट्स इन ब्रैकेट, इसमें लिखा हुआ है ना, ये चीज आप पढ़िए। लिस्टिंग एलिमेंट्स इन ब्रैकेट, ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स लिस्ट होती हैं। जैसे देखते हैं, जैसे ये रहा 2 4 6 AEIOU। क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं, वो सिस्टमेटिक वे में लिखे हुए होते हैं। वो एक, ऐसा कह सकते हैं ये एक रोस्टर फॉर्म हुआ इसका, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये प्रॉपर्टी देता है। ये क्या था, प्रॉपर्टी देता है। जैसे वो क्या करता था, वो लिस्ट कर देता था। ये क्या था, प्रॉपर्टी बेस्ड डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे समझते हैं एक तरीके से, अब आगे की तरफ। जैसे ये देखो, ये दिया हुआ है ना कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, जहां पे x जो है वो इवन है। क्या है, इवन है। तो इवन है, अगर हम इसको रोस्टेड फॉर्म में देखेंगे, रोस्टर फॉर्म में, तो हम ऐसा कह सकेंगे 2 4 6 जो भी इवन नंबर्स होते हैं उनका सेट है ना। तो इवन नंबर्स के सेट कितने, 2 4 6 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा ना। तो वो एक सेट के रूप में अगर हम रोस्टर फॉर्म को लिख सकते हैं ना। सेट बिल्डर क्या होता है, उसको प्रॉपर्टी में दिखा दिया कि ये चीजें होती हैं, बस खत्म, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे हम सेट बिल्डर फॉर्म को समझ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। स्टैंडर्ड नंबर सेट्स। स्टैंडर्ड नंबर सेट्स में जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो गया, एक हमारा हो गया इंटीजर्स का सेट, एक हमारा हो गया रेशनल नंबर का सेट, एक हमारा रियल नंबर का सेट, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। समझ गए।
आपको क्यू से क्या होता है, रेशनल नंबर, आर से रियल नंबर, सी से कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड से इंटीजर्स, एन से नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ रहे हो, समझ गए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। पहले समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। भैया नेचुरल नंबर हमने पढ़ाया ही था कि एक से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चलता है। तो एक से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक चलेगा, वो नेचुरल नंबर का सेट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट। इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आप लोग जानते हैं, इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहता है, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, जो अंक पूरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। समझ गए। तो अगर 1 भी होगा वो भी पूर्णांक होगा, 0 भी कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, पूरा है। ठीक है, 1.2 ये पूरा नहीं है, इसको जरूरत है पूरा होने की। -2 अपने आप में पूरा है, माइनस हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है, अपने आप में पूरा है। तो इसी वजह से इंटीजर्स जो होते हैं वो 0 भी इंक्लूड होता है उसमें, उसमें नेचुरल नंबर्स भी इस तरफ से इंक्लूड होते हैं और नेचुरल नंबर्स का माइनस भी इंक्लूड होता है। ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे रेशनल नंबर भैया, अब रेशनल नंबर क्या होता है, जिन जिन चीजों को हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब p अपॉन q के फॉर्म में क्या मतलब है, p अपॉन q का फॉर्म क्या मतलब है ना। तो p अपॉन q का फॉर्म मतलब जैसे हम 8 लिखे, मान लीजिए क्या लिख सकते हैं, 8 है जी भैया, 8 लिखा हमने, 8 को हम 8 अपॉन 1 लिख सकते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू 1 हो गई। अब ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा या माइनस, बड़ा हो या कम हो, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। बात खत्म, समझ रहे हो ना। तब हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर्स होगा। ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, रियल नंबर्स ना। अब रियल नंबर क्या होता है भैया, अभी तो इरेशनल तुमने पढ़ा ही नहीं। इरेशनल तुम कहोगे, इरेशनल क्या होता है भैया, इरेशनल वो नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में ना लिख पाए। जैसे हम कह सकते हैं √2। अब √2, पहली बात तो √2 की तुम वैल्यू निकालोगे, √2 की वैल्यू कुछ आती है 1.414, ऐसा कुछ आता है जी भैया, आता है ना, ये आती है वैल्यू। तो √2 की जो वैल्यू आ रही है, अगर √2 को हम करेंगे तो ये रिपीटिंग चला जाता है, कितना 1.414 ऐसा कुछ रिपीट करता रहता है, और ऐसा मतलब क्या है, ये कभी निकलता ही नहीं है ना, कभी निकलता ही नहीं, रूट उसका निकलता ही नहीं है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल, मतलब रिपीट नहीं करता है, रिपीट नहीं करता है। ये क्या करता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। समझ रहे हो, बस हो गया। चलते हैं पहले रियल नंबर्स को समझते हैं। अब आपने रेशनल और इरेशनल दोनों समझ लिया। अब ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों रियल नंबर्स में आते हैं, ये दोनों मिला के रियल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। समझ रहे हो, हाँ, मतलब रेशनल और इरेशनल दोनों मिला के जो सेट बनता है वो हमारा रियल नंबर्स का सेट बनता है। समझ रहे हो गया। चलिए चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तो कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ जो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा हुआ हो, और a और b यहाँ पे किससे आएंगे, रियल नंबर से आएंगे। किससे आएंगे, रियल नंबर से आएंगे। i क्या है, एक प्रकार का इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, एक प्रकार का इमेजिनरी नंबर है, इसी वजह से हम कहते हैं इसे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। चलते हैं अगली तरफ। ओके, तो चलते हैं भैया फाइनाइट सेट क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट पे बात आ गई कि फाइनाइट सेट होता क्या है ना। फाइनाइट सेट में पहले ही मैंने लिख दिया है कि लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। लिमिटेड एलिमेंट्स मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसा कुछ जो हम गिन सकें, जो हम काउंट कर सकें, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। उतने ही एलिमेंट्स होते हैं जितने हम काउंट कर सकें। ठीक है, लिमिटेड एलिमेंट एक तरीके से। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, इनफाइनाइट सेट। वही भैया सीधी बात है, जब उसमें लिमिटेड होंगे। इनफाइनाइट मतलब आप जानते ही हैं, अनगिनत। तो इसमें
अनलिमिटेड एलिमेंट्स होंगे। समझ रहे हो ना? चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, एम्प्टी सेट की तरफ चलते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट जो होता है उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे ये डिनोट करते हैं? फाई से। ठीक है, फाई। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। एम्प्टी सेट का ये बताया नहीं, फाई से डिनोट होता है, या फिर खाली हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? खाली कर्ली ब्रैकेट से, इसी से हम डिनोट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट में आप सीधे समझ रहे हैं ना, सिंगल से ही आप समझ रहे हैं कि क्या होता है, ये अकेला होता है। जैसे आप सिंगल है, ठीक है, उसी तरीके से ये भी एक एलिमेंट रखता है जो सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल होता है, आपकी तरह सिंगल होता है। ठीक है, वो वाला सिंगल नहीं, अकेला होता है कुल मिला के। समझ जाओ, आप जो है वो बिना फालतू वाले सिंगल है, क्योंकि आपके माता पिता आपके पास है, वो वाले सिंगल है आप। ये अकेला सच में है, या अनाथ वाला सिंगल है। ठीक है, इसके पास कोई भी नहीं है, ना भैया कोई नहीं है, जोरू भी नहीं है, और माता पिता भी जी। ठीक है, ओके। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर डिस्कशन। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना, यूनिवर्सल सेट ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर डिस्कशन कैसे समझेंगे? मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो इस सेट के अंदर, जितने भी सेट्स होते हैं वो इसी सेट के अंदर आते हैं, जिसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? इक्वलिटी ऑफ सेट्स। सेट्स के इक्वलिटी क्या होते हैं भैया? मतलब क्या हो, जैसे इक्वलिटी मतलब कह सकता हूँ कि देखो कैसे इक्वलिटी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं AEIO U। ठीक है जी, ये एक सेट हो गया। एक सेट हमारे पास B बराबर सेम यही सेट है, सेम एलिमेंट्स है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B होगा। ठीक है, समझ रहे हो जी? सेम एलिमेंट्स हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, बस दोनों होने चाहिए। क्या? सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो, तभी हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B। समझे? ये कॉन्सेप्ट होता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर डज नॉट मैटर। क्या है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है भैया? तो एलिमेंट्स का ऑर्डर जो होता है वो एक तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे इसमें मैटर नहीं करता है वैसे ऑर्डर। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ऑर्डर वैसे मैटर ही नहीं करता है इसमें। रेपिटेशन रूल और रेपिटेशन इग्नोर्ड। रेपिटेशन रूल क्या कहता है? रेपिटेशन जो होती है वो इसमें होती ही नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं 1 2 3 और 3 आ गया, तो हम एक ही बार हम 3 को काउंट करेंगे, हर बार काउंट नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना? ठीक है, जैसे मतलब कोई भी एलिमेंट अगर आ रहा है कई बार तो उसे हम काउंट ही नहीं करते, उसे खाली एक बार ही काउंट किया जाता है। समझ रहे हो जी? चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसेट कैसे जानेंगे? कोई सेट सबसेट कैसे होता है ना जी भैया, तो इसको मैं समझाऊं कि ए का सारा एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं तो मैं ऐसा कह सकते हैं ए जो होगा वो बी का क्या होगा? सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट होगा। सबसेट का साइन क्या होता है? ये। ठीक है, और अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ठीक है,
और बी के सारे एलिमेंट भी ए में है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी। वही वही इक्वलिटी वाला साइन, समझ रहे हो ना? हाँ समझ गए ना। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है भैया? वही चीज ना, उसमें क्या होता था कि ए क्या होता था, बी के बराबर हो सकता था, ठीक है। पर इसमें सीधा ये प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हो गया, ए बी के बराबर नहीं होगा कभी भी। तब वही जो मैंने प्रॉपर्टी बताई कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी का। जी भैया समझ गए ना जी। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट का भी मतलब वही कि इज इक्वल टू भी हो सकता है। तो क्या इक्वल टू होना ही चाहिए, मतलब ऐसा कोई सबसेट, जैसे मैं कह दूं ए कोई सेट है जी, वो ए का ही सबसेट होगा। ए क्या है, कोई सेट है, वो अपने आप का ही एक सबसेट होगा। तो इसी सबसेट को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। चलते हैं सबसेट का एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया ये 1 2 है, ये 1 2 3 है। तो 1 2 जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 से बिलोंग कर रहा है कि नहीं? हाँ जी बिलोंग कर रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सबसेट जो होगा ये इसका सबसेट होगा जी। क्या होगा, सबसेट होगा जी। जी समझते हैं। सबसेट्स का हम नंबर अगर निकालना है तो हम कैसे जानेंगे, 2 की पावर n। अब n यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n इज इक्वल टू क्या होता है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स की जो संख्या होगी वही हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, वो n की जगह होगा, ठीक है। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। जो उसके, जैसे माना मैंने कि कोई हमारे पास सेट है, ठीक है, उस सेट के जितने भी सबसेट निकलेंगे, ठीक है, उन सब, जैसे कोई सेट है उसका अगर हमने सबसेट निकाला तो जो पावर सेट क्या होगा, उसका पावर सेट जो होगा वो सभी सबसेट का ही सेट होगा, सभी सबसेट का एक सेट होगा जी। समझ रहे हो ना, सभी सबसेट का एक सेट होगा, समझ रहे हो जी। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। पावर सेट का एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, 1 जी भी देखो ना, ये हो गया जी, समझ रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी हो गया। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। उसी का जो सबसेट था वो अकेला था ना, इस वजह से अकेला ही सबसेट बना, नहीं तो और भी बन सकते थे। अब भैया ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऑपरेशंस को ना। ऑपरेशन 2 प्रकार के मैंने बता रहा हूँ, 2 प्रकार का, लेकिन कई प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन क्या होता है, यूनियन मतलब यू से डिनोट होता है, इंटरसेक्शन इस तरीके से डिनोट होता है। पहले डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। यूनियन मतलब हो गया, यूनियन आप लोग जानते हो ना, यूनियन क्या होता है, यूनियन मतलब जोड़ना। यूनियन मतलब क्या, जोड़ना। जोड़ना कैसे, जैसे मान लेते हैं अगर एनडीए अलायंस को हम देखते हैं पहले, जैसे राजनीति थोड़ा चलते हैं ना, राजनीति क्या होती है। अब एनडीए अलायंस भैया मोदी जी हैं, मोदी जी की पार्टी में कई पार्टियां जुड़ी हुई हैं, जैसे कुछ होंगी 32 पार्टी या 37 पार्टी, जितनी भी होंगी मुझे उतना जानकारी नहीं है, मान लेते हैं इतनी पार्टियां, ठीक है, इतनी पार्टियां जुड़ रही हैं तो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं ना, ठीक है। तो वो जुड़ रहे हैं तो उसको क्या यूनियन कहते हैं। इंटरसेक्शन क्या, जो बीच में जो कॉमन होगा, जो चीजें कॉमन होंगी उन्हें ही इंटरसेक्शन कहा जाता है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये यूनियन क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं ए यूनियन बी हो गया जी भैया। मान लेते हैं ए बराबर जो है 1 2 3 दिए, 1 2 दिए खाली, ठीक है। अब बी बराबर दिया है 3 and 4।
तो हम ऐसा कह सकते हैं ए यूनियन बी की अगर बात की जाए तो जितने एलिमेंट्स हैं क्या होंगे 1 और ये 2, इसमें ये 3, इसका ये 4 भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा यूनियन हो जाएगा, समझ गए, जोड़ लेना, ठीक है। करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इंटरसेक्शन क्या होता है ना, वो इंटरसेक्शन को बात करते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, ये इंटरसेक्शन क्या होता है ना जी, देखते हैं। जैसे मानते हैं वही 1 2 3 जी, ये हो गया 3 और 4 जी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 ही कॉमन है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा जी, समझ गए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 और 3, ठीक है। बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 और 3। तो ए के जो जितने एलिमेंट्स हैं बी में वो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा जो नहीं है, क्या नहीं है, 1 नहीं था ना, तो 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है, जिसे हमको निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे निकालेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट जो होता है, यूनिवर्सल सेट से हम अगर जिस सेट का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना वो अगर घटा देंगे तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है, ठीक है, समझ गए, सिंपल सा लॉजिक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। सिमेट्रिक सेट क्या होता है ना, सिमेट्रिक सेट क्या होता है, सिमेट्रिक सेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, समझ गए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। वेन डायग्राम और विजुअल रिप्रेजेंटेशन की तरफ समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे वेन डायग्राम इस तरीके से एक फिगर होता है जी, होता है, जहाँ पे यहाँ पे यू होता है, यहाँ पे कुछ फिगर बनते हैं, जैसे ए है और बी है, जैसे ये 1 2 है और ये 3 4 है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, इस वजह से ऐसा बन गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें ऐसा कह सकते हो, ये यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ये है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 कॉमन था इसमें, ये यहाँ पे, तो ऐसा कह सकते हैं इस तरीके से वेन डायग्राम बनता है। जो कॉमन रहता है वो बीच में ऐसे इंटरसेप्ट होता है, तो इसी वजह से ये इंटरसेक्ट पार्ट यहाँ पे होता है, यूनियन पूरे को कहते हैं, ठीक है। और जब हमारा जो होता है यूनियन पूरे को कहते हैं, पर इंटरसेक्शन पार्ट जो होता है वो खाली एक बार ही इंक्लूड होता है, बार बार नहीं इंक्लूड होता, समझ गए जी। वेन डायग्राम की मदद से हम ऐसा समझते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कि सेट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। लॉज ऑफ सेट्स, बेसिक अलजेब्रा क्या है, ठीक है, ओके। लॉज ऑफ सेट्स बेसिक अलजेब्रा क्या है, ये इसके मैं लॉज कुछ बताने वाला हूँ, वो लॉज इंपॉर्टेंट है। चलते हैं उन लॉज की तरफ, ठीक है। जैसे हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब आप लोग जानते हैं क्रम, इसको हिंदी में जो लोग नहीं जानते हैं पहले मैं बता दूं, क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम मतलब क्रमों में चेंज कर दिया जाए, जैसे ए है यूनियन बी है, तो ऐसा कह सकते हैं बी यूनियन ए हो सकता है। क्रम में इसके चेंज करने पे कोई बदलाव ना हो, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है जी। समझते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब ऐसा कुछ, एसोसिएटिव लॉ ऐसा कह सकते हैं जी, बी यूनियन सी, तो इसको हम कह सकते हैं, अब इसके चेंज कर दिया जाए, खाली क्या ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ तभी फॉलो करेगा, इस तरीके से होगा, तो ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है ना, ए यूनियन हो किसका, ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। समझ गए? चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? आइडेंटिटी लॉ क्या है? अगर हम ए यूनियन फाई करेंगे तो हमारा ए वैल्यू आएगी। क्या आएगी? ए आएगी। अगर भैया एक चीज बताओ, यूनियन ही करोगे तो ए है, और इसका यूनियन किससे करे हो? जीरो एलिमेंट, जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या आएगा? आखिरी में तो ए ही बचेगा ना, क्योंकि यूनियन मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब अगर एक चीज बताओ, एक में अगर हम जीरो जोड़ देंगे तो क्या आएगा? एक ही तो आएगा ना। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में होंगे जितने, और उसमें कुछ है ये नहीं है, तो क्या होगा? ए ही तो आएगा ना। चलते हैं आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मतलब उसका खुद ही से ही यूनियन करा दिया जाए। अब ए का खुद ही से यूनियन करा रहे हो तो कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे भैया वो एक बार ही काउंट होते हैं, तो एक बार ही अगर काउंट होंगे तो वही तो आ जाएगा, ए ही तो आ जाएगा। समझ रहे हो ना? चलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ मतलब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन लॉ होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन लॉ होता है। ठीक है। और डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ ये लॉ होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये रूल्स क्या है? हमारे डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है। तो भैया ये स्लाइड पूरी हमने कंप्लीट की, जहाँ पे हमने 50 स्लाइड्स को कंप्लीट किया। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझा, क्योंकि हमको बाद में क्या पढ़ना है? ग्रुप थ्योरी। ये ग्रुप थ्योरी का पहला लेक्चर था। ठीक है, ग्रुप थ्योरी का ये पहला लेक्चर था, इसीलिए मैंने पहले सेट थ्योरी को कंप्लीट करने की सोची कि हम सेट थ्योरी को एक बार पढ़ा दें, जिससे जो 12th में जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं सेट थ्योरी को बढ़िया तरीके से, वो भी पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि ये 11th में था भैया। क्या है? 11th में चीज़ें थी, पर कई बच्चे 11th पढ़ते ही नहीं है बढ़िया से, तो इसीलिए मैंने सेट थ्योरी का एक लेक्चर लेकर आया। ठीक है, जहाँ पे हम सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डील कर रहे थे, सारी चीज़ें हमने बताई कैसे क्या चीज़ें होती हैं। हमने खाली सेट को भी आज डील किया। अब एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की। ठीक है, क्या बात करेंगे? रिलेशन एंड फंक्शन की। ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डील कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ।